हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के ऊपर, जो कि फोर्थ फेज़ ऑफ कंपाइलर है और सिमेंटिक एनालिसिस के बाद ये फेज़ आता है। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस तक हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके थे। और ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, इसका क्या काम है? द कंपाइलर जनरेट्स द इंटरमीडिएट कोड फॉर द टारगेट मशीन। तो सब होता ये है कि जो टारगेट कोड है, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में जब हमारा कोड ट्रांसलेट होता है एक हाई लेवल प्रोग्राम से असेंबली या मशीन लैंग्वेज में, तो उससे पहले हमारे पास आता है एक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो मतलब टारगेट कोड में कोड ट्रांसलेट होने से पहले ये एक फ़ेज़ आता है। इसके बाद एक और फेज़ भी है जो कि कोड ऑप्टिमाइज़र है, लेकिन उसका काम सिर्फ कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको एफिशिएंट बनाना है। उसके बाद टारगेट कोड में हमारा कोड कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बीच में ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आता है, इसका मकसद ये है कि आप अपने ये जो प्रोग्राम है उसको इस प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। आप इसको किसी भी मशीन में चला सकते हो, आप इसको विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स किसी भी उसमें चला सको। इस वजह से ये आपके पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आता है, ताकि इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दे। अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन नहीं होगा तो फिर आपको हर मशीन के लिए एक सेपरेट कंपाइलर, फुल नेटिव कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से ये होता है कि आप किसी भी मशीन पर वो चला सकते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास है जावा। ठीक है, अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी है और उसको यूज़ किया हुआ है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जावा को रन करने के लिए हम जावा वर्चुअल मशीन जो है वो यूज़ करते हैं। उसको इंस्टॉल करना कंपलसरी है। अगर आप जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप उसको रन नहीं कर सकते। तो जावा क्या करता है, जावा में आपके पास जो जावा का प्रोग्राम होता है, जब आप जावा को रन करते हो, आप लिखते हो जावा सी और उस प्रोग्राम का नाम लिखते हो, जैसे जावा सी हेलो डॉट जावा, और जब आप उसको रन करते हो तो उसकी ये क्या करता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और जो जावा वर्चुअल मशीन जो हमने इंस्टॉल की होती है वो उसको फिर फर्दर क्या करता है, टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो बाइट कोड है, बेसिकली ये बाइट कोड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वजह से आप जावा को किसी भी मशीन पे आप चला सकते हो। आप विंडोज़ में भी चला सकते हो, आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हो, आप इसको किसी भी मशीन पर आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो ये होती है आपके पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। और इसके आपके पास 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट आपके पास है पोस्टफिक्स, सेकंड आपके पास है फर्स्ट आपके पास सिंटैक्स ट्री, फिर पोस्टफिक्स नोटेशंस, और 3 एड्रेस कोड। ये 3 आपके पास, जिसमें से 2 जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 एड्रेस कोड जो है वो भी इसमें कर लेते हैं, लेकिन उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करूँ उसके ऊपर। तो उसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आपके पास होता क्या है, सिंटैक्स ट्री में क्या होता है? सिंटैक्स ट्री की एग्जांपल ले लें तो हम इससे पहले जो सिमेंटिक एनालिसिस है उसकी में भी आपको मैंने बताया था कि सिमेंटिक एनालिसिस आपके पास आउटपुट में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करता है, और ये बेसिकली वही चीज़ है एक तरह से। और उसके और पास ट्री के बीच में आपको डिफरेंस भी बता दिया था। तो ये भी क्या करता है, ये जो इसकी जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, एक तो इसको रिप्रेजेंट करने के ये एक तरीका है सिंटैक्स ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो नोड्स में होते हैं, और बाकी ये जो ऑपरेंड्स है ये इसके लीव्स में आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर है, तो जो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है ज़ाहिर है वो हमने ऊपर लिखना है। ठीक है, और जो हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो उसके नीचे आएगा। अच्छा, हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर नीचे आएगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b होना चाहिए ना, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी तो हाई है। तो a मल्टीप्लाई बाय b, और फिर क्या करेगा, पास के ऊपर जाएगा प्लस c मतलब बाद में होना चाहिए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b पहले होना चाहिए,
फिर सी होना चाहिए, सी के साथ प्लस होना चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो सी के साथ उसको ऐड कर देगा। तो ये सिंटैक्स ट्री है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है पास ट्री की। पास ट्री में तो आपके पास डिटेल होती है, उसमें नॉन टर्मिनल्स भी होते हैं, इसमें आपके पास कोई नॉन टर्मिनल वगैरह नहीं है, जस्ट टर्मिनल्स हैं और ऑपरेटर है। दूसरा आपके पास क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशंस। या आप लोग आई थिंक मैथ्स में, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ भी चुके हो। उसमें होता क्या है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के बाद आते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसी की एग्जांपल ले लें, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो फिर हम कैसे करेंगे गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग उसको गौर से देखें। इसमें हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि जो आपके पास ऑपरेंड्स है, मतलब जैसे इसमें ए बी और सी ऑपरेंड्स हैं, उसको आप एज इट इज़ प्रिंट कर लोगे। मतलब जैसे ही आपको कोई ऑपरेंड नज़र आता है आपने उसको प्रिंट कर लेना, आपने उसको उसी तरह एज इट इज़ लिख देना, आपने उसके साथ कुछ छेड़ना नहीं है उसको। और जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई है या प्लस है, उसको आपने थोड़ा सा, उसके लिए 2 रूल्स हैं। एक, अगर आपने देखना है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, तो अगर एक हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आता है तो आप लोग उसको क्या करो, आप लोगों ने जो भी बल्कि ऑपरेटर हाई प्रायोरिटी है लो भी है, सबसे पहले तो आपने उसको स्टैक में पुश कर देना है। लेकिन अगर हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो पहले स्टैक में आ चुका है तो उसके ऊपर फिर लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर नहीं आ सकता। उसके लिए आप पहले हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को प्रिंट करो, पॉप करोगे और प्रिंट करोगे, और जो लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो स्टैक में आ जाएगा। इसी तरह अगर लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पहले से पड़ा हुआ स्टैक में, तो हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर उसके ऊपर आ सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर इस एग्जांपल में देखें तो अब जैसे ए है, ए क्या है आपके पास, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड क्या हो जाएगा, एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे, एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे, इसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेकंड पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, स्टैक में हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई। अब कोई ऑपरेटर आता है तो वो स्टैक में पहले हम उसको पुश करेंगे। फिर आ गया आपके पास बी। बी क्या है, ऑपरेंड है, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब क्या आ रहा है आपके पास, प्लस। अब प्लस क्या है, लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, तो वो स्टैक ये हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के ऊपर नहीं आ सकता। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है तो वो इसके ऊपर अब नहीं आ सकता। उसके लिए आपने क्या करना है, रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई वाला पहले हम पॉप करेंगे और उसकी जगह प्लस वाला जो है हम इसको स्टैक में पुश करेंगे, और मल्टीप्लाई वाला जो है यहाँ पे हम प्रिंट भी कर देंगे। वो पॉप करके हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। सी आ रहा है तो सी को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि वो तो ऑपरेंड है, ऑपरेंड के साथ तो हमारा कोई मसला नहीं है। अब आखिर में अब और कोई हमारे पास मज़ीद कोई ऑपरेटर नहीं है या कोई ऑपरेंड नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी पॉप कर देना है और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये। तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ गया, ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस। अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस पहले आ जाए और मल्टीप्लाई बाद में आए, तो क्या हो सकता है, फिर उस केस में आपके पास क्या है, ए बी आपने ए आ गया, ए मैंने इसी तरह प्रिंट कर दिया है, उसको उसी तरह मैंने रीड कर दिया। आ रहा है प्लस बाद में, प्लस को मैंने क्या कर दिया, स्टैक में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी को मैंने, बी तो ऑपरेंड है, ऑपरेंड के साथ कोई मसला नहीं है, उसको हमने उसी तरह एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से हाई है तो ये इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी। सी अगेन ऑपरेंड है, मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया है। अब मज़ीद आगे कुछ भी नहीं है और स्टैक में मेरे पास 2 ऑपरेटर पड़े हैं, तो पहले मल्टीप्लाई वाला पॉप होगा, उसके बाद प्लस वाला पॉप होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फिर ये आंसर होगा। ये आपके पास है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन इसमें ये 2 आपके पास अभी मैंने आप लोगों को बता दिए, एक आपके पास सिंटैक्स ट्री है और एक ये पोस्टफिक्स नोटेशन। ये दोनों मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में सिखा दिए। और जो 3 एड्रेस कोड है ये कैसे करते हैं ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये 2 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि
ये इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करने की ये तीनों जो हैं ये तरीके हैं। 2 हमने देख लिए और बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।